this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this video, we are going to discuss the most important PYQs and the new sample paper questions which is released by CBSE for 2024-2025 board exam, okay, of chapter number 7 of your class 12th biology, that is human health and disease. okay, तो मैंने जो लास्ट 10 ईयर्स के जो PYQs हैं जो रेपिटेडली बार बार रिपीट हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इंक्लूडिंग सम न्यू सैम्पल पेपर क्वेश्चंस जो सैम्पल पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए CBSE की ओर से रिलीज किया गया है, उसमें से भी क्वेश्चंस मैंने चूज किए हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So beta, as you all know, you have total 5 units in your syllabus. Okay, so we have already discussed the important PYQs of unit reproduction and genetics and evolution. Okay, तो already 6 chapters के जो PYQs हैं, important PYQs, वो discuss कर चुके हैं हम लोग. ठीक है, तो description in the links in the description box अगर आप वो चेकआउट करना चाहते हैं. तो आज हम यूनिट थर्ड दैट इज द बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंडर 2 चैप्टर्स आते हैं. तो सबसे पहले आज हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज ऑफ 12 मार्क्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरफेरोन्स आर द प्रोटीन सेक्रेटेड बाय. तो बेटा इंटरफेरोन्स के बारे में पता होना चाहिए. इंटरफेरोन्स पर्टिकुलर टॉपिक से कई बार पेपर में एमसीक्यूज, असर्शन रीजंस, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो इंटरफेरोन्स क्या है? दीज आर द साइटोकाइन बैरियर्स. ठीक है, साइटोकाइन बैरियर्स हैं ये. ओके, जो कि secrete होते हैं by the virus infected cells. Okay, so the option number D is right answer, which are secreted by virus infected cell to protect the non infected cells from further viral infection. Okay, so interferons के बारे में पता होना चाहिए आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है. Next question is select the pathogen mismatched with the symptoms of disease caused by it from the given list given below. तो बेटा आपने यहाँ पे पैथोजेंस के नेम्स दे रखे हैं और यहाँ पे सिम्टम्स दे रखे हैं. ठीक है, तो आपको मिसमैच बताना है. यहाँ पे रॉन्ग जो ऑप्शन है वो आपको बताना है. ठीक है, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका, कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल पेन, दिस इज राइट. एपिडर्मोफाइटोन, स्केली लेजन्स, दिस इज राइट. वोचेरिया, बैंक्रॉफ्टी, chronic inflammation, this is right. हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बेटा दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे दे रखा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा ब्लॉक ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज. इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक नहीं करता है, ये एल्वेलाई को इन्फेक्ट करता है, लंग्स के एल्वेलाई रीजन को इन्फेक्ट करता है. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, जिससे हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या कॉज करता है? इट कॉजेज द निमोनिया. ओके, निमोनिया कॉज करता है. तो दिस इज द मिसमैच. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. तो बेटा एज यू ऑल कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे आपको टेबल प्रोवाइड कर रखा है. डिफरेंट डिजीजेज आर देयर एंड देयर कॉजेटिव organism is there. This is very very important and their symptoms are also very very important, like typhoid, साल्मोनेला टाइफाई करता है, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, डायसेंट्री, एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस, डिप्थेरिया. तो एनसीईआरटी बुक में जितनी भी आपको प्रोटोजोन डिजीज दे रखी है, वायरल डिजीज दे रखी है, फंगल डिजीज दे रखी है, उसके सारे के सारे आपको कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सिम्टम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बार बार पेपर में ये रिपीट हुए हैं, तो आपने ये सारे एमीबोइसिस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, एस्कैरिएसिस, फाइलेरिएसिस, रिंगवॉर्म, ये सारी की सारी डिजीजेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप ये टैबुलर फॉर्म में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी बेटा 2023 में आपका क्वेश्चन आया है. हु अमंग द फॉलोइंग चैलेंज्ड द पेटेंट राइट ग्रांटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द मिसिसिपी मेडिकल सेंटर फॉर यूज ऑफ टर्मरिक इन वुंड हीलिंग. तो ये बेटा वुंड हीलिंग के लिए कौन से साइंटिस्ट ने ये पेटेंट ग्रांट करा था? तो बेटा यहाँ पे ये डायरेक्ट ही इसका आंसर है, दैट इज डॉक्टर R.A. मशेलकर. ओके, सो कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिलेक्ट द ऑप्शन विच आर इनकरेक्ट. बेटा इनकरेक्ट बताना है. ठीक है, इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टी लिम्फोसाइट. तो इम्यूनिटी से ये क्वेश्चन आया है आपका. इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट आपने पढ़ा होगा. तो टी लिम्फोसाइट के कंटेक्स्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. द ऑप्शंस आर, they are a type of the white blood cells. yes, ये WBCs का ही पार्ट है. they are produced in bone marrow. ये lymphocytes bone marrow में प्रोड्यूस होते हैं. they remain active all the time. तो बेटा this is incorrect. ये एक्टिव
सारा टाइम नहीं होते हैं, ओनली ड्यूरिंग द एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, एंटीजेनिक स्टिमुलेशन के टाइम ही ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। दे मैच्योर इन द बोन मैरो, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इनकरेक्ट आ गया, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थर्ड ओनली। तो इस तरह से इम्यूनिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बी लिम्फोसाइट का भी पूछ सकते हैं, टी लिम्फोसाइट का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन आया है डिक्रीज इन द टी लिम्फोसाइट, अगर टी लिम्फोसाइट डिक्रीज होते हैं काउंट इन द ह्यूमन ब्लड विल रिजल्ट इन, अगर टी लिम्फोसाइट डिक्रीज होंगे तो डिक्रीज इन द एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। वाई? बिकॉज द टी लिम्फोसाइट, बेटा टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली डू नॉट प्रोड्यूस antibodies but they help the B lymphocyte to produce the antibodies, okay. So decrease in the T lymphocyte, that will lead to the decrease in the antibodies, so option number B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, दिस इज द क्वेश्चन जो कि मैंने 2024-2025 सैंपल पेपर से लिया है, ये आपका उसमें से लिया गया है। इम्यूनोसुप्रेसेंट आर एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट्स पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, एंड ऑल्सो टू दो सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो इम्यूनोसुप्रेसेंट यूज किए जाते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए, और जो पेशेंट्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स से प्रभावित होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर इम्यूनोसुप्रेसेंट हेल्पफुल? तो इम्यूनोसुप्रेसेंट का बेटा सुप्रेसेंट जो कि सुप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कंट्रोल करते हैं क्या, दे कंट्रोल द सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये इसको आप ध्यान रखेंगे, इम्यूनोसुप्रेसेंट क्या करते हैं, ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स को, सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है उसको क्या कंट्रोल करते हैं, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दीज आर सम ऑफ द एमसीक्यूज विच वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है बेटा, एक्सप्लेन द इवेंट्स विच अकर इन द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आफ्टर इट हैज सक्ड ब्लड फ्रॉम द मलेरियल पेशेंट। तो ये 2024 का ही क्वेश्चन है, आपको ये ए पार्ट और बी पार्ट में ये क्वेश्चन आया है। तो बेटा जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है एनसीईआरटी में, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या कोज करता है, मलेरिया कोज करता है। तो उस प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल से कई बार बार ये जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसका कई बार लाइफ साइकिल पूछ लेते हैं, होस्ट के बारे में पूछ लेते हैं कि उसके जो 2 होस्ट क्यों होते हैं, उसके लाइफ साइकिल के बारे में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एक्सप्लेन द इवेंट्स, पूरे सारे इवेंट्स हमने एक्सप्लेन करने हैं एनोफिलिस मॉस्किटो दे आफ्टर इट हैज सक्ड ब्लड फ्रॉम द मलेरिया पेशेंट। देखो तो सबसे पहले क्या है, फीमेल एनोफिलिस क्या करती है, बाइट करती है ह्यूमन को, ठीक है। तो फिर उसके बाद लीवर को इन्फेक्ट करती है, लीवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिससे स्पोरोजोइट्स किसमें चेंज हो जाते हैं, मीरोजोइट्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फिर लीवर के बाद ये आरबीसीज में जाते हैं, पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द आरबीसीज, बर्स्टिंग द आरबीसीज को पूरा सेल्स को बर्स्ट कर देते हैं, एंड कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं, हीमोजोइन केमिकल। दिस इज द केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया, ये आप याद रखेंगे, हीमोजोइन, ठीक है। जब तक ये केमिकल रिलीज नहीं होगा तब तक सिम्टम्स पेशेंट में नहीं आएंगे मलेरिया के, ठीक है, बट वो इन्फेक्ट होगा मलेरिया से, ओके। फिर जब हीमोजोइन रिलीज हो जाता है फिर क्या होता है, सेक्सुअल स्टेजेस दैट इज द गैमेटोसाइट्स डेवलप इन द आरबीसीज। फिर जो नॉन इन्फेक्टेड हमारे पास मॉस्किटो आता है, वो जब इसको बाइट करता है तो फिर ये सारे गैमेटोसाइट्स उसकी गट में चले जाते हैं, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जाइगोट बनता है, उसके बाद फिर ये सेलिवरी सलाइवा में जाके मलेरिया एनोफिलिस के सलाइवा में जाके ये मैच्योर स्पोरोजोइड्स बन जाते हैं इन द सैलिवरी ग्लैंड। तो इसके कितने होस्ट होंगे, 2 होस्ट होंगे, फर्स्ट इज ह्यूमन होस्ट, सेकंड इज मॉस्किटो होस्ट, ओके। तो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज नेम अ स्पीशीज ऑफ द मॉस्किटो अदर देन फीमेल एनोफिलिस एंड द डिजीज फॉर विच इट कैरीज द पैथोजन। तो और कौन कौन से स्पीशीज मॉस्किटो है जो कि अलग अलग डिजीज कोज करते हैं, तो आपको यहाँ पे एडीज मॉस्किटो आ जाता है, एडीज मॉस्किटो है जो कि क्या करता है, येलो फीवर मॉस्किटो बोलते हैं इसको, येलो फीवर मॉस्किटो, ठीक है। जीका जीका आ जाता है जो कि डेंगू कोज करता है, ठीक है, डेंगी, ओके। नेक्स्ट इज क्यूलिक्स, क्यूलिक्स एक मॉस्किटो है जो कि हाउस मॉस्किटो बोलते हैं इसको, मॉस्किटो। ये सारे के सारे मॉस्किटो है अदर देन द फीमेल एनोफिलिस जो कि डिजीज को करते हैं, जो कि कैरी करते हैं पैथोजेंस, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाज्मोडियम,
प्लाज्मोडियम हमारे पास पैरासाइट है जो कि सबसे पहले इन्फेक्ट करेगा फीमेल एनोफिलिस को, एंड देन फीमेल एनोफिलिस बाइट करेगी एंड इन्फेक्ट करेगी ह्यूमन को। सबसे पहले फीमेल एनोफिलिस आई, ह्यूमन को बाइट की, स्पोरोजोइट्स बने। स्पोरोजोइट्स आगे लिवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, मीरोजोइट्स बने। फिर आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो गई, मीरोजोइट्स आगे ब्लड स्ट्रीम्स में जाके आरबीसीज में जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, ट्रोफोजोइट्स। ठीक है, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। फिर आरबीसीज बर्स्ट आउट होते हैं, तो ये सारे के सारे ट्रोफोजोइट्स आगे गेमिटोसाइट्स बनाते हैं एंड हीमोजोइन को, कौन से केमिकल को, हीमोजोइन केमिकल को रिलीज करते हैं, जो कि आगे सिम्टम्स प्रोवाइड करता है। फिर जो सेकंड होस्ट दैट इज द मॉस्किटो होस्ट आता है नॉन इन्फेक्टेड, वो गेमिटोसाइट्स को सक्ट आउट करता है, मेल एंड फीमेल फ्यूज होते हैं एंड जाइगोट बनाते हैं, जो कि मॉस्किटो की गट में जाते हैं। मॉस्किटो की गट में जाके वो सेलिवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स को बनाता है। फिर ये पूरा का पूरा साइकिल एज इट इज चलता रहता है। तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कर लें। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, Why do the symptoms of the malaria not appear in the person immediately? कि मैंने पहले भी डिस्कस करा कि जो सिम्टम्स है मलेरिया के एकदम से ये पेशेंट की बॉडी में नहीं दिखते हैं आफ्टर बीइंग बिटन बाय द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस। तो रीजन बताना है आपने, तो रीजन यही है, जब तक कौन सा केमिकल हीमोजोइन रिलीज नहीं होता तब तक जो सिम्टम्स हैं वो नहीं दिखेंगे। ठीक है, हीमोजोइन कब रिलीज होगा, व्हेन द फीमेल मॉस्किटो बाइट अ पर्सन, इट इंजेक्ट स्पोरोजोइट्स। ठीक है, सबसे पहले वो लिवर सेल को इन्फेक्ट करता है, फिर उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में जाके ट्रोफोजोइट्स बनाता है। जब आरबीसीज बर्स्ट आउट होता है तो फिर आरबीसीज आर अफेक्टेड, दे बर्स्ट एंड रिलीज द हीमोजोइन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिलिंग ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, फिर ऑल्टरनेटिव डेज में जो पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे जाता है, कभी टेम्परेचर राइज होता है, कभी टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन कब आती है, जब हीमोजोइन रिलीज होता है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, इनडायरेक्टली वे में आपको एक केस स्टडी दे रखी है, आपको पिक्चर दे रखी है प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की। होस्ट एक्स है ये, दैट इज फीमेल मॉस्किटो, होस्ट एक्स दैट इज अ फीमेल एनोफिलिस बाइट। ठीक है, यहाँ पे ये ह्यूमन होस्ट है वाई, फिर ये इन्फेक्ट करता है लिवर सेल को, आरबीसी को, फिर उसके बाद फीमेल मॉस्किटो बाइट करके ये बी में चला जाता है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप ये इस तरह से भी पिक्चराइज फॉर्म में, केस स्टडी की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल से। ठीक है, तो आप ये देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज द ड्रा द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो कई बार एंटीबॉडी का भी स्ट्रक्चर कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन है एंड 2 लाइट चेन्स। ठीक है, तो करके इसको H2L2 भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये लाइट चेन है एंड दिस आर द हैवी चेन्स। ठीक है, इस तरह का वाइड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, आपस में जो ये चेन्स है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। ठीक है, एंड देयर आर 2 रीजन्स प्रेजेंट, फर्स्ट इज द कांस्टेंट रीजन एंड सेकंड इज द वेरिएबल रीजन। ठीक है, तो अगर हैवी चेन है तो वेरिएबल रीजन उसको VL बोल देते हैं। ठीक है, अगर हैवी चेन अगर वेरिएबल रीजन है और कांस्टेंट रीजन नहीं, अगर वेरिएबल रीजन है एंड लाइट चेन है तो VL बोलेंगे, अगर हैवी चेन है तो VH बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही कांस्टेंट रीजन का CL, ओके, दैट इज द लाइट चेन कांस्टेंट रीजन, एंड CH that is a constant region of heavy chain. Okay, so this is the structure of the antibody which is consisting of 4 polypeptide chains, 2 heavy 2 light chains है। ठीक है, एंड कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि दे आर लिंक्ड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। एंड द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के कई बार फंक्शंस भी पूछ लेते हैं, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। तो NCERT में आपको ये सारे के सारे एंटीबॉडीज के फंक्शंस दे रखे हैं, ये भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ड्रग्स से। बेटा, ड्रग्स से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेम द सोर्स प्लांट वन इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 ड्रग दे रखे हैं, मैरिजुआना, कोकेन एंड मोर्फिन। ठीक है, जो कि आपकी NCERT में गिवन है। तो इसके सोर्सेज पता होने चाहिए, प्लांट सोर्स क्या है, कहाँ से ये एक्सट्रैक्ट होते हैं। मैरिजुआना एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैनबिस सटाइवा, ओके, विच अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कोकेन जो कि एक्सट्रैक्ट होता है एरेथ्रो
जाइलम कोका प्लांट से, दैट फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ द यूफोर्बिया, इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर एंड इंक्रीज द हार्ट रेट। मॉर्फिन, मॉर्फिन जो कि होता है पेपेवर सोमनीफेरम से। तो बेटा ये सारे के सारे साइंटिफिक नेम्स आपको पता होने चाहिए प्लांट्स के, और उसके क्या इफेक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी में वो पता होने चाहिए। मॉर्फिन एक्ट एज अ डिप्रेसेंट दैट इज स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, रिंग वॉर्म इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज देखो, जैसे मैंने आपको चार्ट में वहां पे पूरा प्रोवाइड करे थे, फंगल डिजीज, प्रोटोजोन्स डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, तो वो सारे के सारे आपको कोई भी यहाँ पे पेपर में आ सकता है। ठीक है, नेम एनी टू जनरा ऑफ फंजाई विच कोज रिंगवॉर्म, स्टेट एनी ऑफ इट्स टू सिम्टम्स। तो दो जनराज जो कि फंजाई कोज करते हैं रिंगवॉर्म, फर्स्ट इज द माइक्रोस्पोरम एंड सेकंड इज द ट्राइकोफाइटोन। सिम्टम्स आ जाते हैं, फर्स्ट symptom is dry scaly lesions on various parts of the body and second is the these lesions accompanied by the intense itching वाले जो lesions होते हैं बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी आपका ड्रग्स से पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ये पूरा का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है, एज इट इज केमिकल स्ट्रक्चर पेपर में भी गिवन था। ठीक है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन थे। आपको ये केमिकल स्ट्रक्चर गिवन है, आपको यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। नेम द कैटेगरी ऑफ द ड्रग्स रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल स्ट्रक्चर। तो आप ये किसका केमिकल स्ट्रक्चर है, ये मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है जी, अगर मिथाइल ग्रुप की जगह एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट होता तो ये क्या होता, हीरोइन होता, स्मैक का स्ट्रक्चर होता। इफ द मिथाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द एसिटाइल ग्रुप, अगर मिथाइल ग्रुप की जगह हम एसिटाइल ग्रुप एसिटाइलेशन कर दें मॉर्फिन की, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हीरोइन बन जाता है। ठीक है जी, हीरोइन भी ड्रग है एक, जिसे हम स्मैक भी बोलते हैं। ओके जी, सी पार्ट इज नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो नेचुरल सोर्स मॉर्फिन कहाँ से आता है, पॉपी प्लांट दैट इज पेपेवर सोमनिफेरम से आता है। नेक्स्ट इज स्टेट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दिस क्लास ऑफ ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। तो जो मॉर्फिन है वो एज अ डिप्रेसेंट यूज किया जाता है, जो कि स्लो डाउन कर देता है बॉडी फंक्शन को। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर्स। ओके, तो एक आपका यहाँ से आपको पता लगता है प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, इम्यूनिटी वाला जो टॉपिक है, इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वो इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स में आपको ड्रग्स के केमिकल स्ट्रक्चर्स, उनके अफेक्ट्स, हार्मफुल अफेक्ट्स, सोर्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्यूनिटी से क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये याद आप रखोगे, ह्यूमोरल जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें बी सेल आता है, दैट इज बी सेल मीडिएटेड है, एंड सेल मीडिएटेड में टी सेल मीडिएटेड आ जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। ह्यूमोरल में ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड्स, एंड सेल मीडिएटेड में इम्यूनिटी इज बाय टी लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स एंड अदर इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। मीडिएटर क्या है, ह्यूमोरल में बी सेल है एंड सेल मीडिएटेड में टी सेल है। कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ह्यूमोरल में मैक्रोफेजेस, बी सेल, टी सेल, एंड सेल मीडिएटेड में टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो ये आप डिफरेंस यहाँ से पढ़ लेंगे। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2022-2024 में आया गया है, दैट इज द टाइप्स ऑफ द lymphoid organs, प्राइमरी lymphoid organs एंड सेकेंडरी lymphoid organs से भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। प्राइमरी lymphoid organs क्या होते हैं बेटा, वेयर इमेच्योर lymphocytes differentiate, तो जो जितने भी इमेच्योर lymphocytes है वो डिफरेंशिएट होते हैं इनटू एंटीजन सेंसिटिव lymphocytes में, जो कि क्या है प्राइमरी lymphoid organ। इसमें बेटा बोन मैरो एंड थाइमस आ जाता है। सेकेंडरी lymphoid organ दे प्रोवाइड द साइट फॉर द इंटरेक्शन, ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन द एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस। ओके, तो इसमें स्प्लीन एंड लिम्फ आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर जनरली एडवाइज नॉट टू अंडरगो सर्जरी ऑफ द टॉन्सिल्स। वाई, क्यों डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं सर्जरी टॉन्सिल्स की, क्यों, क्योंकि दे आर द टॉन्सिल्स आर द सेकेंडरी lymphoid organs, they act as a filters to protect the body from the antigens and aid inactivation of the WBCs which provide the immunity. Okay, so that's why the doctor generally advise not to undergo the surgery of the tonsils. Okay, तो ये भी immunity से ही आपका क्वेश्चन बना है। तो immunity से कई बार क्वेश्चन, एक बी सेल, टी सेल, lymphocytes, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड, ठीक है, lymphocytes पता होने चाहिए, सेकेंडरी एंड
प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में डिफरेंस, एग्जाम्पल्स, ओके, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस, ये सारे के सारे जो डिफरेंस है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका 2024-2025 सैम्पल पेपर जो न्यू रिलीज हुआ है सीबीएसई की ओर से, वहां से क्वेश्चन ले रखा है। What is the question? Given below is the relationship between the HIV levels in the blood, ठीक है, and the helper T cell count in the person detected with AIDS, ठीक है। तो एक पर्सन का आपको यहाँ पे ग्राफ दे रखा है जो कि एड्स से, जिसको एड्स हो रखा है, ठीक है, और उसमें क्या है, रिलेशन बता रखा है। दो ऐसे ग्राफ दे रखे हैं, फर्स्ट जो ये रेड कलर का है ये टी सेल काउंट बता रहा है, दैट इज द इम्यून सिस्टम बता रहा है, एंड जो ये ब्लू कलर का है ये आपका इन्फेक्शन बता रहा है, वायरस कल्चर फ्रॉम द ब्लड, ओके। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं दो। ए पार्ट इज व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज ऑब्जर्व्ड इन द वायरस लेवल्स एंड द इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर सम डेज ऑफ द इनिशियल इन्फेक्शन। तो कहता है आपको रिलेशन बताना है, किस तरह का रिलेशन ग्राफ में बता रखा है। तो बेटा यहाँ पे इम्यूनिटी की बात की गई है, एज द अडेप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स गियर्स अप, ठीक है, जैसे कि अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है। देखो यहाँ पे अगर टी सेल काउंट बढ़ रहा है तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है वायरस कल्चर का जो ग्राफ है वो कम हो रहा है, मतलब कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। तो देयर इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा ऑपोजिट रिलेशनशिप है बिटवीन वायरस लेवल इन द ब्लड एंड टी लिम्फोसाइट्स लेवल, ठीक है, क्योंकि अगर एक ग्राफ ऊपर है तो एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ क्या है, नीचे की ओर शो हो रहा है। एज द लेवल ऑफ टी लेवल्स, as the level of the helper T levels rises, the virus level decreases, okay, तो indirectly proportion है दोनों का level, okay जी, this is the answer of option number A। B क्या है, does it completely clear the virus from the body permanently, give one reason। तो बेटा तो क्या होगा, several years later अगर सेम वायरस मतलब HIV वायरस दोबारा इस पेशेंट को इन्फेक्ट कर दे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, अगर वो पहले जब इन्फेक्शन फर्स्ट इन्फेक्शन हुआ होगा, अगर वो अच्छे से ट्रीट नहीं हुआ होगा, इफ इट इज अनट्रीटेड द HIV पेशेंट विल लॉस द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू मेक द एंटीबॉडीज एज ग्रेजुअली द HIV एंटर्स द T lymphocytes लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ T हेल्पर lymphocytes। तो जब दोबारा अगर ये अनट्रीटेड रह जाए एक बार में ही, तो जो इम्यूनिटी है उसकी कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी तो टी हेल्पर सेल्स जो काउंट है वो भी कम होगा, तो जिससे क्या होगा, इम्यूनिटी इसकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और इन्फेक्शन इसमें पेशेंट में बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं इम्यूनिटी को लेकर, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन बना है इम्यूनिटी एंड जो आपका एड्स वाला टॉपिक है, एड्स HIV वाला टॉपिक है, एड्स HIV वाला जो टॉपिक है प्लस इम्यूनिटी वाले टॉपिक को इन्होंने क्या करा है, मिक्स करा है, फिर ये क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिफरेंट टी सेल बी सेल्स इन द बॉडी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैक्सीन से। बेटा वैक्सीन से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, इट इज द डेड एटेन्यूएटेड पैथोजेंस हैं, ठीक है, डेड एटेन्यूएटेड जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पैथोजेंस को क्या करा जाता है, विच एन इनोक्यूलेशन इनटू द हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट किया जाता है, जो कि टेम्परेरी और परमानेंट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एंड एंटीबॉडीज को बनाते हैं, ठीक है जी। So this is the vaccine. What is the basis on which it acts when administered in the DNA, ठीक है। तो ये किस कंक्लूजन में ये काम करता है, किस प्रॉपर्टी पे वैक्सीन काम करती है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या होता है, ये मेमोरी सेल्स बना देती हैं। अगर एक बार एक वैक्सीन, एक बार अगर एक इन्फेक्शन हो जाए और वो वैक्सीन उस एंटीबॉडीज की जो वैक्सीन है वो पेशेंट में इंजेक्ट कर दी जाए, अगर जब नेक्स्ट वही सेम पैथोजन इन्फेक्ट करता है बॉडी को, पेशेंट को, तो फिर एक तरह के मेमोरी बी सेल्स एंड टी सेल्स फॉर्म होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज कर लेते हैं पैथोजन को क्विकली एंड प्रोटेक्ट कर देते हैं पर्सन को, ठीक है। तो वैक्सीन का भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा ये जो नया क्वेश्चन है दैट इज 2024-2025 सैम्पल पेपर से लिया गया है, ठीक है। ये अगेन आपका मलेरिया वाले टॉपिक से क्वेश्चन बना है। उसमें क्या है बेटा, ये आपको टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर दे रखा है और यहाँ पे डेज दे रखे हैं, ठीक है। एक पेशेंट में मलेरिया है दैट इज सफरिंग फ्रॉम द नॉन वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो, ठीक है। तो उसका बॉडी टेम्परेचर देखो किस तरह से ये फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैटर्न ऑफ टेम्परेचर। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो टेम्परेचर है, चीलिंग ऑफ टेम्परेचर है और
बॉडी टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, हेमोजोइन पे डिपेंड करता है, जो केमिकल है जो कि रिलीज होता है जब आरबीसीज टोटली क्या हो जाते हैं, बर्स्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड फीवर रिकरिंग एवरी 3-4 डेज। हाउ डज दिस पैथोजन मल्टीप्लाई इन द बॉडी, तो ये पैथोजन एसेक्सुअली लीवर सेल्स में करता है, ठीक है, एंड आरबीसीज में करता है। एंड जब आरबीसीज में इन्फेक्शन पूरा पीक में चला जाता है तो सेक्सुअल स्टेजेस गैमेटोसाइट्स डेवलप्ड इन द आरबीसीज। तो ये आपका प्लाज्मोडियम वाले टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, केस स्टडी की बेस में, इस ग्राफिकल फॉर्म्स में भी आ सकता है, तो मेक श्योर आपने इसको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका कैंसर टॉपिक से है। कैंसर टॉपिक में मैलिग्नेंट कैंसर, नॉन मैलिग्नेंट कैंसर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द फटीग, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, पेशेंट है उसको थकावट है, हाई फीवर है, वेट लॉस है, हैज बीन ऑब्जर्विंग इंक्रीज नंबर एंड साइज ऑफ लम्प्स इन द वेरियस रीजन्स ऑफ द बॉडी। तो उसके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लम्प्स मिले हैं, व्हाट कुड बी द सफरिंग फ्रॉम। तो अगर लम्प्स हैं, इस तरह के सिम्टम्स है, तो पेशेंट को मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकता है, ठीक है। एक आंसर, मेंशन 4 वेज इन विच डिजीज आइडेंटिफाइड, तो कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं डिजीज को। इट कैन बी कॉज्ड बाय जेनेटिकल फैमिली हिस्ट्री हम चेक कर सकते हैं, कार्सिनोजेनिक भी हो सकती है, हाई एनर्जी आयोनाइज्ड रेडिएशंस, एक्सरे, गामा रेज से भी ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है बन सकता है। और हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, सीटी स्कैन से, एमआरआई स्कैन, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, बायोप्सीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कैंसर वाला टॉपिक भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंस बिटवीन बी सेल एंड टी सेल। तो आप ये पढ़ लेंगे, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स में क्या क्या डिफरेंसेस है, इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है जी। सो अगर हम इस पूरे चैप्टर की बात करें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें बेटा हम अगर हम कंक्लूड करें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, एक तो आपका प्लाज्मोडियम, मलेरिया, मलेरिया का लाइफ साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, उसके डिफरेंट इवेंट्स इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी वाला जो टॉपिक है, इम्यूनिटी में आपका एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है, बी सेल, टी सेल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ह्यूमोरल, सेल मीडिएटेड, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें बेटा, हिस्टामिन, एलर्जिक, एलर्जीज, एलर्जीज से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मास्ट सेल, ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कैंसर वाले टॉपिक से भी कई बार पूछा गया है, ड्रग्स, ड्रग्स के केमिकल स्ट्रक्चर्स, साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट सोर्स, ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अगर मैंने इस पूरी वीडियो में आपको हर तरह के क्वेश्चन दिखाए हैं कि केस स्टडी बेस में कैसे आ सकते हैं, डेफिनेशन बेस में कैसे आ सकते हैं, ठीक है, एंड एमसीक्यूज बेस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है नेक्स्ट चैप्टर के पीवाईक्यूज की, दैट इज द माइक्रोब्स, चैप्टर नंबर 8 का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है आपके पास, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो दिसंबर से पहले पहले ये पूरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की सीरीज हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप प्रीवियस यूनिट्स की, दैट इज रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की जो पीवाईक्यूज की सीरीज है देखना चाहते हैं, तो लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप 2025 बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। If you like this lecture, like, share and subscribe my channel, that is Prep Biology. Follow for more. Thank you so much.